मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर बात करेंगे। उल्लेखनीय है कि कल शाम के समय की घटना है, लेकिन आज वो सुर्खियों में आई है। मैं इस पर जो मुझे खबर मिली है वो हम आगे विस्तार से और भी चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश विदेश को में जो क्या हो रहा है, लेकिन जो घटना का ब्यौरा देना ज़रूरी है वो मैं आपको अभी मेरे पास जो खबर आई है मैं आपको बताता हूँ। इब्राहिम रईसी के बेल 212 हेलीकॉप्टर ने अज़रबैजान से 19 मई की शाम 5 बजे ईरान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 2 घंटे बाद उनके हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। बाद में अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर के पास बरजैघन के घने जंगल में इसके क्रैश होने की खबर सामने आई। भारी बारिश और कोहरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हुई और करीब 15 घंटे बाद इसकी मौत की पुष्टि हुई। इस पूरे घटनाक्रम को 21 घंटे बाद मानकर चलिए कि सबके सामने बात आ पाई। इब्राहिम रईसी के आखिरी 9 घंटों की भी तमाम कहानियां सामने आ रही हैं। रईसी सुबह 10 बजे अज़रबैजान पहुंचे थे। वहां उन्होंने किच क्लासी बांध का उद्घाटन किया था और इसके बाद शाम 7 बजे तक, यानी 9 घंटे तक उनकी जो तस्वीरें वहां पर ली गई थी वो सामने आती रही और उसके बाद फिर ये घटना बाद में पता नहीं चल सकी कि क्या क्या हुआ। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब उनके हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आईं और पूरा कोहराम मच गया कि राष्ट्रपति कहाँ पर, उनका हेलीकॉप्टर कहाँ चला गया। आज 20 मई को एक कल घटना शाम 5 बजे के आसपास की है, तब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लेकिन आज जब पता चला सुबह 10 बजे ये खबर आई कि उनकी मौत हो गई है, और उस मौत की पुष्टि कहाँ से हुई है मैं आपको बता दूं। मौत की घोषणा इमाम रजा के मकबरे से की गई। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत की घोषणा ईरान के सबसे अहम सिया तीर्थ स्थल इमाम रजा के मकबरे से की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह मकबरा उसी शहर मशहद में मौजूद है जहां रईसी का जन्म हुआ था। सुबह 11 बजे भी क्रैश की पहली तस्वीर साइट पर आई। रेस्क्यू टीम को सुबह 10 बजे क्रैश साइट का पता चला। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने सुबह 11 बजे क्रैश साइट की फ़ोटो जारी की। रईसी का अमेरिका निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर का मलबा वहां पड़ा हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान का एविएशन सेक्टर खस्ता हाल है। हेलीकॉप्टर और विमानों के कल पुर्जे नहीं मिल रहे थे। वायुसेना के बेड़े भी 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौर के हैं। रईसी अमेरिकी निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो कुल बात सामने आती है कि जो बेल 212 हेलीकॉप्टर था वह भी पुराना हो चुका था। 79 का लिया हुआ हेलीकॉप्टर था जो अब तक चल रहा था। तो ये कुल मिलाकर के ये कहना कि उनकी मौत कैसे हुई, तमाम कारण हो सकते हैं इसके लिए, और मैं समझता हूँ अभी मैं आगे और पूरा एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। चाहे बड़ी या छोटी, पेमेंट कोई भी पेटीएम से किसी भी क्यूआर पे, कोई भी मोबाइल। विनोद साहब, ये चारों पांचों सवाल आपसे। खबरें तमाम आ रही हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन असलियत क्या है अभी बिल्कुल सामने नहीं आई है। हम वाकई आगे इस मामले पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। तो आप देखिए मेरा वीडियो जो इसी वीडियो के साथ है, और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।
क्योंकि आपको हम अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थैंक यू। चलिए देखिए मेरा वीडियो से साथ जो जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक दुखद खबर है जिससे मैं समझता हूँ विश्व की इस्लामिक कम्युनिटी के साथ साथ भारत भी दुखी है, क्योंकि भारत ने एक अपना सच्चा साथी मित्र खो दिया और उस मित्र का नाम है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। आपको पता होगा, खबरें चल रही हैं टीवी चैनलों पर। टीवी चैनल अपने अपने तरीके से उनकी मौत की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन लगता ये है कि इब्राहिम रईसी की मौत एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। ये मेरा अपना मत है, मैं किसी के ज़रिए नहीं। हालांकि ईरान की तरफ से इस तरह का कोई संदेश नहीं है कि उनकी मौत में कोई साजिश है, लेकिन इंटरनेशनल कुछ टीवी चैनल्स, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था उस समय 3 हेलीकॉप्टर एक साथ थे, तो केवल रईसी का हेलीकॉप्टर ही कैसे क्रैश हुआ? क्योंकि ये भी बताया गया है कि वहाँ वातावरण सही नहीं था, फॉग था, कुछ इस तरह की बातें बताई गई, जंगल था, पेड़ थे। लेकिन वो तो तीनों हेलीकॉप्टर के लिए इस तरह की व्यवस्था थी, इसमें किसका हाथ हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये बात यहाँ पर व्याख्या करने की है। हालांकि हमारा मत पहले ये था कि शायद इजराइल की तरफ से कोई गड़बड़ी करने की कोशिश हुई होगी, लेकिन इजराइल ने इब्राहिम रईसी की मौत के तत्काल बाद इस बात का खंडन कर दिया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि रईसी एक बहुत ही शानदार राष्ट्रपति थे। वो डॉक्टर भी थे, लॉयर भी थे और एक जानी मानी हस्ती थी। उन्होंने जब से सत्ता संभाली थी, ईरान में इंटरनल क्राइसिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और सबसे बड़ी बात जो रईसी के साथ थी वो ये है कि गाजा में जो फ़लस्तीन मुक्ति मोर्चा है या फ़लस्तीनी संगठन है, उसकी हिमायत केवल इब्राहिम रईसी कर रहे थे। बाकी इस्लामिक जगत पूरी तरह से पीछे खड़ा तमाशा देख रहा था और अभी भी देख रहा है, लेकिन इब्राहिम रईसी ने हमेशा गाजा का साथ दिया। और इसमें जहाँ तक जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि रईसी के साथ रसिया से पुतिन और चीन का भी कुछ समर्थन हासिल होता था। उनकी बातों पर वो सहमति जताते थे दोनों देश। अभी इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस बीच में काला सागर में रसिया ने भी अपना युद्धपोत लाकर खड़ा कर दिया था और अदन की खाड़ी पर चाइना ने भी अपना एक युद्धपोत लाकर खड़ा कर दिया था। तो इब्राहिम की खुद की हिम्मत को देखते हुए ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही थी। अब मैं बताता हूँ कि कुछ जो ईरान ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, उसने ये दावा किया था कि उनकी मौत के तत्काल बाद कुछ लोगों ने ईरान में पटाखे फोड़े। ये एक बहुत ही अजीब बात है कि जिस देश का राष्ट्रपति मौत के मुंह में चला जाए, उसकी हत्या हो जाए या वो नेचुरल डेथ से मारा जाए, क्या कोई ऐसा कर सकता है कि उनकी मौत पर जश्न मनाए? लेकिन ईरान के कुछ हिस्सों में कुछ
लोगों ने इस तरह की, जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के विरोधी लोग थे, उनका शायद ये कारनामा रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ भी है, रईसी ने जब गाजा का साथ दिया और अभी जब तक मरते दम तक वो साथ दे रहे थे, गाहे बगाहे वो इजराइल पर हमला भी कराते थे, आंखें दिखाते थे, तो संपूर्ण इस्लामिक जगत, भले ही इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष कुछ नहीं बोलते हों, लेकिन जनता उन्हें एक बहुत ही बड़ा करिश्माई नेता समझती थी और उनका सम्मान करती थी इस बात को लेकर के कि कोई तो इस दुनिया में है जो गाजा पट्टी के लोगों का, जो मारे जा रहे हैं, उन पर जुल्म ढहाया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए इब्राहिम रईसी पूरी तरह से साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि रईसी साहब का वहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं उनके बाद दूसरा नंबर आता है उनकी जो मान्यता है उसके लिए। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली थी, उसके बाद से लेकर के अब तक उन्होंने बहुत बड़ा ईरान में सुधार किया और उस सुधार के जरिए तमाम व्यावसायिक आयाम खुले, जिसमें भारत और ईरान के बीच के संबंधों का जिक्र बखूबी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो आज की घटना है बहुत ही, मतलब कहना चाहिए, बेरहमी दिखाती है, चाहे वो किसी भी तरह से हुई। इब्राहिम रईसी के साथ जो 9 लोग थे हेलीकॉप्टर में, उनका भी देहांत हो गया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो घटना है ये एक बहुत ही दुखद घटना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने तो बाकायदे उनके निधन पर शोक श्रद्धांजलि व्यक्त की है और उनके परिवार को सांत्वना प्रदान करने के लिए कहा। मैं आपको बताता चलूं कि ईरान अपने दम पर दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए है और अमेरिका उसे अपना कट्टर दुश्मन मानता है, क्योंकि वहाँ पर जब भी कोई बात आती है तो उसका यही कहना होता है कि वो तमाम तरह के प्रयोग कर रहा है और उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। इंटरनेशनल स्तर की जो संधियां होती हैं उनको आगे करके अमेरिका हमेशा ईरान को डराता रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ पीछे ले चलूं, सद्दाम हुसैन साहब के ज़माने की बात मैं करना चाहूँगा। इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलकर के एक फर्जी खुफिया रिपोर्ट तैयार कराई और उसमें कहा गया था कि केमिकल से हथियार तैयार कराता है सद्दाम, और उस रिपोर्ट को आगे रखकर उस पर हमला किया गया और सद्दाम की हत्या करवा दी गई। लेकिन जब बाद में इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया कि वहाँ कोई भी केमिकल हथियार नहीं पाए गए, तब ये सारी चीज़ें सामने आईं। तो मैं आपको बताऊं कि जो खुद को इस दुनिया में खुदा समझते हैं वो राष्ट्र इस तरह की घटनाएं करते हैं। उनको इराक और ईरान जैसे देश पसंद नहीं हैं, जो अपने दम पर, अपने बूते पर अपना काम चला रहे हैं और इस क्राइसिस के दौर में अपने मुल्कों को सही दिशा दे रहे हैं या विकास कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि अरब देशों में, खाड़ी देश हैं, उसमें तेल का व्यापार सबसे बड़ा है और तेल के व्यापार में ही यूएई एक नई बस्ती
या ये कहना चाहिए कि एक नया देश उभर कर सामने आया है, और इसी के चलते वहाँ पर दुनिया के हर किसी भी मुल्क के लोग नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उसके बगैर किसी का काम नहीं चलता। तो ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो विदेशी, कहना चाहिए यूरोपियन और अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, वो इस्लामिक देश ईरान को बिल्कुल भी फूटी आँख नहीं देखना चाहते, और वो गाए बगाए कहीं न कहीं से होकर के इजराइल जैसे एक उस देश को सपोर्ट कर रहे हैं जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। आप जानते हैं कि कभी गाजा एक इतना बड़ा इलाका हुआ करता था जिसमें धीरे धीरे 1947 के आसपास इजराइल को थोड़ी सी जगह दी गई थी, लेकिन उसने धीरे धीरे गाजा को ख़त्म कर दिया और आज एक छोटी सी गाजा पट्टी रह गई है, और उसमें भी इजराइल लोगों को सुख और चैन की नींद नहीं लेने दे रहा है। ये बात सही है कि गाजा की तरफ से हमास संगठन के जो लोग हैं उन्होंने इजराइल के लोगों पर हमला किया था और उनको बंधक भी बनाया था, लेकिन उसके बाद इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई कि इजराइल गाजा पर हमला ना करे। मैं समझता हूँ उस समय तो तमाम देशों के साथ साथ हमारा देश भी इजराइल के साथ हो लिया था, लेकिन जब पिछले दौर की सारी चीज़ें सामने आईं कि हमास का अस्तित्व बना रहना चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक संदेश था। वो हमास की हमेशा इज्जत करते थे और हमास को उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने की बात कही थी। जब ये सारी बातें हिस्ट्री से निकल कर बाहर आईं तो हमारे देश की जो सरकार है उसने भी फिर उसी तर्ज पर अपने आप को आगे किया। खैर, और मैं समझता हूँ कि गाजा में जो क्राइसिस है दवाइयों की, खाने पीने की, उसमें भारत ने भी अपना योगदान दिया है और उसे भुलाया नहीं जा सकता। वैसे तमाम राष्ट्र हैं, इजिप्ट भी उधर सहयोग करने की बात करता है, लेकिन खुलकर जितना सहयोग ईरान करता रहा है, ईरान ने किया है, उतना सहयोग कोई भी इस्लामिक कंट्री गाजा के लिए आगे नहीं आया है। और यही वजह है कि इब्राहिम रईसी आज उनकी मौत हो गई है, और तमाम दुनिया भर से जो संदेश आ रहे हैं वो उनकी महानता और बड़प्पन के चलते, जो उनका जैसा हर कौम के लिए होता है, ईसाइयों में ईसाइयों के लिए होता है, हमारे हिंदुओं में हिंदुओं के लिए भी होता है, और अपने भारतीय, कहना चाहिए भारतीयों के लिए होता है, इसी तरह से वहाँ भी इस्लामिक देश की जो जनता है तमाम देशों की, वो काफ़ी उनसे स्नेह करने लगी है, क्योंकि उनको एक बड़ा ऐसा राष्ट्र मानती है जो कि गाजा पर जो अत्याचार हो रहा है इजराइल के ज़रिए, उसको रोकने के लिए वो सतत प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा ईरान को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इब्राहिम साहब ने इधर उधर तमाम देशों से सहयोग भी लिया। अफ्रीकी देशों में उनके संबंध तमाम बढ़ते चले जा रहे थे धीरे धीरे करके। हालांकि यूएई के साथ भी उन्होंने हाथ बढ़ाया था, लेकिन वो बात शायद कुछ आगे नहीं बढ़ पाई। अब आज उनकी जो मौत हुई उसको देखिए, टर्की की तरफ से एक ड्रोन ने उस घटना का ब्यौरा दिया जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सबसे पहले टर्की का जो ड्रोन था उसने उस चीज़ को सर्च किया कि ये जगह कहाँ पर थी, और वो जाकर के फिर जब वो पता चला कि ये जगह ये है, तब जो राहत और जो बचाव कार्य होता है उसके लिए गाड़ियाँ उसी जगह के लिए दौड़ाई गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे संकट में टर्की ने ईरान का साथ दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इनके निधन के बाद तमाम कुछ विद्रोही संगठन टाइप हैं
एक हूती है, वो बहुत दुखी है। उसने तो मैं समझता हूँ कि अदन की खाड़ी में कुछ जहाज़ों पर हमला भी कर दिया है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं मेरे को। और बाकी और भी कुछ हैं, सीरिया के भी लोग हैं कुछ इस टाइप के जो संगठन हैं जो अपने को विद्रोही मान के चलते हैं, सत्ता संघर्ष के लिए काम करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर दुख जता रहे हैं, और कई तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने भी उनकी मौत पर दुख जताया है। आगे इस चीज़ में हम पहले से कोई घोषणा नहीं करना चाहते, लेकिन बाद में हम बताएंगे कि आगे क्या हुआ। तो फिर आप मेरा अगला वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।